हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि बेस्ड होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जो आपकी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से आज हम अगली सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे किसके ऊपर? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एक सेल के शुद्ध ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसे हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल मापन के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सबसे अच्छा जो उपकरण है वो क्या है? जैसे कि वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम लोग जानते हैं बेसिकली कि वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का हम लोगों ने जनरली यूज़ किया है किसका? वोल्टेज मेज़र करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक सेल के शुद्ध ईएमएफ मतलब प्योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मतलब परफेक्ट, ठीक है, शुद्धता पूर्वक किससे मापा जा सकता है? ठीक है, उसके लिए कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट या सबसे अच्छा उपकरण हो सकता है? तो चार ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वोल्ट मीटर, सेकेंड ऑप्शन है एमीटर, थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये चारों चीज़ें हम लोगों ने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस की हैं कि वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है, एमीटर का कार्य क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का कार्य क्या होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे कंपेयर करके हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ईएमएफ या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तब उस समय हमने बताया था आपको कि वोल्ट मीटर की जगह हम लोग पोटेंशियोमीटर काफ़ी जगह यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, विभव मापी, ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो वोल्ट मीटर से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कम एरर देता है कंपैरिजन टू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसलिए हम शुद्ध ईएमएफ मापने के लिए जो हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा उसका यूज़ करेंगे, और वो कौन सा है? पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सेल के शुद्ध ईएमएफ मापन के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि अच्छा उपकरण जो है वो कौन है? पोटेंशियोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक कॉपर वायर को खींचकर 0.1% लेंथ बढ़ा दी जाती है तो इसके रेजिस्टेंस में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो हम लोग तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो वैसे तो हमें फार्मूला पता ही है हम लोगों को कि क्या होता है हमारा फार्मूला रेजिस्टेंस का, R = रो L अपॉन A। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, जैसे कि R = रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ रो क्या है? ये रजिस्टिविटी है। ये क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जो कि कैसी होती है? लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होती है। ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। बट हमसे पूछा है किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में, कि अगर किसी कॉपर वायर की, ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसको खींच कर हमने कितना बढ़ा दिया है? 0.1%। जब परसेंटेज वृद्धि आती है, ठीक है, जब प्रतिशत वृद्धि आए तो आप लोग याद रखना कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? L² के। ठीक है, खींच कर आए या फिर परसेंटेज वृद्धि आए, तो अगर हम परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देखें तो डेल्टा R अपॉन R × 100 इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और यहाँ क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? थोड़ा लेंथी है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में समझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? लॉग लेंगे, और लॉग लेके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी डेल्टा R अपॉन R × 100।
ठीक है। और यहाँ जो इसका घात में होता है वो कहाँ आ जाता है, मल्टीपल में, और यहाँ क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे परसेंटेज वृद्धि की बात कर रहे हैं, और परसेंटेज वृद्धि किस में, लेंथ में हम दे रखी है कितनी, 0.1%। तो यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है, 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और इस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी दी हुई है, 0.1%, कितनी दी हुई है, 0.1। तो यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 0.2%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.2% जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 गुना रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। अब देखो आप लोग समझ गए होंगे आइडियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल की। जब हम लोगों ने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो हमने अच्छे से उसमें समझाया था कि आइडियल रेजिस्टेंस के लिए जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। जैसे कि हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, अगर हम ईएमएफ की बात करें या विद्युत विभव की बात करें तो जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू बी अपॉन आर प्लस आर, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से जो है कैसी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है, क्या हो सकती है, मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो सकती है। तो इस प्रकार जो आइडियल रेजिस्टेंस, जो आइडियल सेल होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग लेते हैं वो करंट की फॉर्म में लेते हैं, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि कौन सा है हमारे पास, सेल कैसा है, आइडियल सेल है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर, E अपॉन आर, क्लियर। यानी कि मैक्सिमम करंट क्या होगी, फ्लो होगी। E क्या है यहाँ पर, E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विभव, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन कैसा हो गया, सही। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, और 4 क्या दे रखा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है, ठीक है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। जैसे कि आप दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि ये कोई मान लो यहाँ पर एक बर्तन है, ठीक है, कोई बीकर है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है, और 2 रॉड डाल दी, एक क्या हो गई कैथोड और दूसरी क्या हो गई एनोड, ठीक। एक क्या हो गई कैथोड और दूसरी हो गई एनोड। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की ये क्या है, d, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्या होगी कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, जो हम R बात करते हैं, ठीक है, तो R जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे निर्भर करता है। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाँ नेचर, प्रकृति पे भी
जो इलेक्ट्रोड है उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, ठीक है, कि वो कैसा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये सभी, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इन सभी पे सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है। क्लियर, ठीक है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है किसी वायर को खींचकर, अब देखो हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आया था खींचकर, ठीक है। तो खींचकर या परसेंटेज वृद्धि जहाँ पर भी आए, ठीक है, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसका स्क्वायर हो गया। तो अगर खींचकर या प्रतिशत वृद्धि कह रहे हैं तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से आर के लिए भी लेंगे, किसी वायर को खींचकर उसकी रेडियस r/2 कर दी जाती है, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब हमसे कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था क्या, आर जब एल में खींच के वृद्धि कर दी जाती थी, ठीक है। तो आर जो लिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एल स्क्वायर के, ठीक है, लेंथ की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जब बात कर रहे हैं किसकी, एरिया के, ठीक है, तो हमें पता है किसके 1/a होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/a स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r⁴। तो आप लोग याद रखना कि लेंथ के सापेक्ष अगर पूछता है तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर लगा देंगे, अगर रेडियस के सापेक्ष पूछता है, ठीक है, तो r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये फार्मूले दोनों आप याद रखना, ठीक है। इससे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं होगी लंबी, बहुत ही जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴, यानी कि यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है r, अब हम निकालेंगे क्या r'। तो r' की अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले r⁴ था, अब हमसे कह रहे हैं कि उस रेडियस को क्या कर दिया गया है, r/2 कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2 की घात 4, यानी कि कितनी हो गई, पावर 4। तो यहाँ देखो r' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁴, और 2 की पावर 4 करोगे यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखो r' इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा अपॉन में r⁴। अब देखो r' इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 16, और यहाँ हो जाएगा 1/r⁴, और 1/r⁴ क्या है r। तो यहाँ से अगर r' निकालें तो r' क्या हो जाएगा 16 × r, तो कितना हो जाएगा 16 गुना उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा 16 गुना, ठीक है। तो कह रहे हैं किसी वायर को खींचकर उसकी रेडियस r/2 कर दी जाती है, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 गुना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर रेडियस क्या कर दी जाए उसकी आधी कर दी जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि रेडियस अगर कम हो रही है इसका मतलब उसका एरिया कम हो रहा है, और एरिया कैसा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे एरिया किसी वायर का कम होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अगर एरिया कम हो रहा है इसका मतलब उसकी लेंथ कैसी हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। एरिया अगर कम हो रहा है तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, लेंथ अगर इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि अगर लंबाई हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किरचॉफ्स का विद्युत धारा नियम आधारित है, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, ठीक है, KCL किस पे डिपेंड करता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, ठीक है।
तो हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे किरचॉफ के, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि करंट लॉ, जो किरचॉफ करंट लॉ है, ठीक है, वो आधारित है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज यानी कि आवेश और धारा के संरक्षण पर। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कंजर्वेशन ऑफ द्रव्यमान संरक्षण के ऊपर आधारित है। थर्ड ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण पर आधारित है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है कि किसी जंक्शन पे, ठीक है, किसी जंक्शन पे मिलने वाली करंट यानी कि इस तरीके से कोई करंट यहाँ पर जा रही है। ठीक है, किसी जंक्शन पे मिलने वाली करंट का बीजगणितीय अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में करंट निकल रही है, यानी कि यहाँ पे ये जाने वाली करंट हो गई और ये जंक्शन पे पहुँचने वाली करंट, ये जंक्शन पे पहुँचने वाली और ये जंक्शन से आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ जाने वाली करंट। इसको हम कहते हैं I1, यहाँ I2 और ये हो जाएगी I3, यहाँ पे कहते हैं I4, I5 और I6। तो किसी भी जंक्शन पे नेट करंट कितनी होती है, 0, यानी कि यहाँ से क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। और इन सबको इधर लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माइनस साइन दर्शाता है कि इसकी डायरेक्शन जो है इसके क्या है, अपोजिट है। इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। यानी कि अगर ये जंक्शन की तरफ आ रही हैं तो ये वाली जो है वो जंक्शन से बाहर की ओर जा रही हैं और इनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, यानी कि समेशन I इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, ये होता है हमारा KCL। तो यहाँ पे किसकी बात की है, ओनली और ओनली किसकी, करंट की। ठीक है, यानी कि करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। ठीक है, यानी कि फ्लो होने वाला फर्स्ट सेकेंड चार्ज। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, करंट की। करंट I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे करंट और चार्ज दो चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, ना ही मास की कोई बात हो रही है, ना ही मोमेंटम की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मास रॉन्ग हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो जो सही राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स आवेश ले जाने वाले, ठीक है, कि गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन वोल्ट। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें, ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये क्या है, एक कंडक्टर है। अब हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये जो कंडक्टर है, कोई भी मेटल, कोई भी कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, किसके, करंट के। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर अच्छे चालक वही होंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर भी क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अब क्या करते रहते हैं, यहाँ पर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। जब तक इन पे कोई भी पोटेंशियल, इनके दोनों एंड पे कोई पोटेंशियल अप्लाई ना किया जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। यानी कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी कि नेट करंट जो है इसके अंदर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर मान लो कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, इन दोनों एंड पे क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई, यानी कि ये प्लस बैटरी का टर्मिनल और ये माइनस, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल अब ज़्यादा हो जाएगा इस एंड का, और इस एंड का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही इस एंड का पोटेंशियल कम होगा और इस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो कहाँ होती है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह की। और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो जब ये छोटा सा यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पहले जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तब रैंडमली मोशन कर रहे थे। अब जब जैसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया इन दोनों एंड पे कंडक्टर के, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे, आने लगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे, ठीक है। इसी को अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं एक कांस्टेंट, एक छोटी सी स्पीड के साथ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोबिलिटी, और जिसे हम बोलते हैं क्या, म्यू, ठीक है। तो म्यू क्या है, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब म्यू क्या है, मोबिलिटी, ठीक है, और ये मोशन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से, बहुत छोटी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि यहाँ हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू डी अपॉन ई, ठीक है। म्यू डी ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो म्यू डी अपॉन ई, यानी कि यहाँ से हम म्यू इज इक्वल टू, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि है क्या, वेलोसिटी, यूनिट क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, मीटर पर सेकंड, इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखो अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना E इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू बी अपॉन एल, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल, यानी कि विभवांतर, और L क्या है, लेंथ। तो B क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट, और L क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो अब ये मीटर जो है इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा, और ये जो सेकंड है ये जो है नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक। तो इसको हम अगर शुद्ध करके लिखें तो यहाँ पे देखो मीटर इंटू ये ऊपर चला जाएगा मीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा, वोल्ट, और इंटू सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो मोबिलिटी की जो, और ये क्या है, म्यू, ठीक है, वेयर म्यू इज़ द मोबिलिटी, ठीक है। म्यू को यहाँ लिख लो, क्या है, मोबिलिटी, ठीक है, या गतिशीलता, मोबिलिटी या गतिशीलता। तो देखो कितना आ गया यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो कहाँ पर है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑप्शन, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
क्या हो जाएगी, मोबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्रैक्टिस की। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, जहाँ से भी मिले आपको, किसी भी बुक को उठा लीजिए, वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मिले उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आए आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर।